अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के मॉड्यूल को। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। बिल्कुल बेसिक कि कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स थी जो इंडिया में आई थी, जिसमें हमने पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच, डेन्स और ब्रिटिश इन सबको डिस्कस किया था। इस क्लास में हम उससे आगे चलेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश, हाउ दे वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी, उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस all the fights, all the wars that they fought, like the Anglo-Afghan wars, Anglo-Sikh wars, Anglo-Mysore wars, and all of those, which helped British become a supreme paramount power in India and which helped them expand their territory in India. पर उससे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे उन टॉपिक से हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में किए थे। सो while watching this video, try to attempt these questions along with me. सबसे पहला क्वेश्चन, और अगर इसका आंसर हम एक बार के लिए ब्लर कर दें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोर्टुगीज इन इंडिया। फर्स्ट, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया वाज पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो था ये एक एक्सप्लोरर था जो कि 1500 में इंडिया आया था पोर्टुगल से आफ्टर वास्को डे गामा, और इसने कुछ काम किए थे जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल नेगोशिएटेड एंड एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट कैलिकट। ये काम इसने जरूर किया था बट नॉट एज अ गवर्नर, ओनली एज अ एक्सप्लोरर। तो ये आया था इंडिया में, इसको गवर्नर नहीं बनाया गया था, ये एक एक्सप्लोरर था। और हाँ, इसने नेगोशिएट करके कैलिकट में फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी। थर्ड, एल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर विच लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज सेटलमेंट्स इन इंडिया। ये भी बिल्कुल ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है 2 एंड 3, तो सी इसका सही आंसर होना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। Next, who among the following Europeans were the last to come to India as traders before Indian independence? यानी कि सारे यूरोपियन पावर्स में से सबसे एंड में कौन आया था? जैसे हमें पता है कि सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, तो सबसे बाद में कौन आया था? द लास्ट टू कम वर फ्रेंच। सबसे पहले पोर्टुगीज, उसके बाद ब्रिटिश, फिर आए थे डच, फिर डेन्स और फिर फ्रेंच, in that order to arrive in India. So French were the last to arrive. So C is the correct answer. Next, consider the following statements regarding the Carnatic Wars. Carnatic Wars हमने डिस्कस की थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? The first Carnatic War was an extension of the Anglo-French War in Europe, which was caused by the Austrian War of Succession. Yes, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में वॉर चल रही थी, यूरोप में भी चल रही थी, जो कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद से शुरू हुई थी। सेकेंड, द सेकेंड कार्नेटिक वॉर वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप विच वॉज कॉज्ड बाय द 7 years वॉर। ये एक्चुअली सेकंड नहीं, थर्ड कार्नेटिक वॉर थी जो कि 7 year वॉर के साथ साथ में चली, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट, द थर्ड कार्नेटिक वॉर वॉज ड्यू टू राइवलरी इन इंडिया फॉर पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज। दैट कैन बी ट्रू फॉर ऑल द कार्नेटिक वॉर्स, बट ये इसका प्राइमरी रीजन नहीं था। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हुई 1 ओनली, ए इसका आंसर होना चाहिए। Next, this question is about the arrival of British in India. The English East India Company was established in 1600. Yes, this is correct. 1599 में उन्होंने अप्लाई किया था और 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने उन्हें इस चीज की परमिशन दे दी थी। Captain Hawkins arrived at the royal court of Jahangir to seek permission to establish English trading center at Calcutta.
कैप्टन हॉकिंस मुगल कोर्ट में आया ज़रूर था, लेकिन वो कैलकाटा में इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश करने की मांग करने नहीं आए थे। वो इन जनरल ट्रेड परमिट लेने के लिए आए थे। तो हु वॉज द पर्सन हु केम टू एस्टैब्लिश इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन कैलकाटा? थॉमस रो। तो थॉमस रो केम एट द रॉयल कोर्ट टू सीक परमिशन टू एस्टैब्लिश इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन कैलकाटा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। The Golden Farman issued by the Sultan of Golconda is regarded as the Magna Carta of the company. Magna Carta यानी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। गोल्डन फरमान इशू किया गया था जिससे कि ब्रिटिश को टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन दे दी गई थी, ब्रिटिश को ट्रेड पासेस इशू करने की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन ये परमिशन गोलकोंडा के सुल्तान ने नहीं, बल्कि मुगल एम्परर फारूक सियार ने दी थी। फारूक सियार इन 1717। तो ये सुल्तान ऑफ गोलकोंडा की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हेंस द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए, दैट इज वन ओनली। तो अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से लगाई है और उसके नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। Next, which of the following statements about the Treaty of Allahabad is correct? It was concerned with the Battle of Plassey? No. It was imposed by force on the incumbent Mughal emperor and deprived the emperor of his property and land in your protection? No. The rights given by this treaty allowed the company to collect revenue directly from the people in certain provinces. Yes. So Treaty of Allahabad was about giving British certain rights, and one of those was कि वो सीधा लोगों से revenue collect कर सकते थे. There was no middleman, there was no राजा, there was no नवाब that was required. तो C इसका correct answer होना चाहिए. Right? तो दिस वॉज लाइक अ स्मॉल रिविजन ऑफ वट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास। और अगली सब वीडियोज में भी आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी हमने कर लिया है उसे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लास। अब जैसे हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई, द ब्रिटिश वर एबल टू बी द रियल, यू कैन से, सुप्रीम पावर इन इंडिया। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया को आज हम डिटेल में देखेंगे कि वो कौन कौन सी पावर्स थी जो इंडिया के आसपास थी, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, सिख्स हो, या फिर मैसूर हो, अफगान्स हो, ये सारी के सारी डायनेस्टीज, इवन मराठास ऑल्सो, इन सब के साथ ब्रिटिश को कई सारी वॉर्स लड़नी पड़ी, कई सारी बैटल्स लड़नी पड़ी। तो आज हम एक बार डिटेल में वो सारी की सारी बैटल्स, वो सभी वॉर्स, वो सब कुछ देखेंगे, किस तरह से कौन कौन सी ट्रीटीज साइन हुई और किस तरह से एक एक करके ब्रिटिश ने इन सब को हराया। कई बार उन्हें खुद भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो तब तक बैटल्स लड़ते रहे, तब तक वॉर्स होती रही, जब तक अल्टीमेटली द ब्रिटिश वर नॉट द विक्टर्स। इसीलिए इतनी सारी वॉर्स हुई, जैसे लेट अस से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, थर्ड एंग्लो सिख वॉर, सिमिलरली एंग्लो अफगान वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स। ये मल्टीपल वॉर्स होने का एक बड़ा कारण ये था कि अगर इनिशियली ब्रिटिश हार भी जाते थे तो भी वो फिर अटैक कर देते थे, और अगर वो वॉर जीत जाते थे, ट्रीटी उनके फेवर में साइन हो जाती थी, तो जब तक वो पूरी तरह से सब्जुगेट नहीं कर लिया उन्होंने, तब तक उन्होंने फिर से वॉर्स लड़नी कंटिन्यू रखी। लाइक लेट अस से दे विन इन अ पर्टिकुलर वॉर, मल्टीपल बैटल्स हुई, उस वॉर में ब्रिटिश जीत गए और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसमें कुछ चीज़ें उन्होंने अपने फेवर में कर ली, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि हमें तो पूरी टेरिटरी ही अपने अंदर करनी थी। सो अंटिल दैट हैपेंड द वॉर्स कंटिन्यूड, एंड दिस कंटिन्यूड वेल इनटू द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब मिड 1800s तक ये सारी बैटल्स वो लड़ते रहे, और 1850s के आसपास जाते जाते उनको इस बात की क्लैरिटी हो चुकी थी कि हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉपरली पूरा अच्छे तरह से रूल करना है। वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब्स अवरसेल्व्स। वो क्लैरिटी तो उनको 1750s में ही आ गई थी। सो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सो अगेन दिस वॉज इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ये सब लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों पर रूल कर रहे थे। तो हमने देखा किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, नवाब ऑफ बंगाल के साथ उन्होंने किस तरह से किया, एंड फाइनली देवर द विक्टर्स। बॉम्बे में उन्होंने अपना ट्रेडिंग एस्टैब्लिश कर ली, मद्रास में कर ली, और कैलकाटा में भी कर ली, एंड दीज थ्री बिकेम द प्रेसिडेंसी टाउन्स इन इंडिया। अब इसके बाद सबसे पहली जो डायनास्टी जो ब्रिटिश को सबसे बड़ा थ्रेट पोज कर रही थी, दैट वाज मैसूर।
अगेन अगर हम इसको मैप पे देखेंगे तो माइसोर इज डाउन हियर बिलो द पेशवाज ऑफ पुणे एंड निजाम ऑफ हैदराबाद, देयर इज द किंगडम ऑफ माइसोर। तो एंग्लो माइसोर वॉर्स, एंग्लो का एसेंशियली मतलब होता है ब्रिटिश। सो ब्रिटिश फॉट वॉर्स विद द किंगडम ऑफ माइसोर। इसमें दो प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम आता है, एक है हैदर अली और एक है टीपू सुल्तान। तो माइसोर जो है, इसकी जोग्राफिकल पोजीशन इस तरह की थी इंडिया के साउथ में, साउथ वेस्ट वाले पार्ट में, जिससे कि ये ब्लैक पेपर और कार्डमम का ट्रेड कंट्रोल कर सकते थे। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इंडिया से मसाले बहुत जाते थे या स्पाइसेस का ट्रेड बहुत फेमस था यूरोप में। उसके मल्टीपल कारण थे। पहला तो ये कि यूरोप में मसालों की डिमांड ही क्यों थी। द रीज़न वॉज कि ब्रिटेन में या यूरोप में इस तरह का क्लाइमेट नहीं है, इस तरह की सॉइल नहीं है कि वो अच्छे क्वालिटी के मिर्च मसाले उगा सकें। इंडिया में बिल्कुल प्रॉपर क्लाइमेट, प्रॉपर ज्योग्राफी, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो पहला तो रीज़न ये था। दूसरा, जब एक बार किसी को मसालों का स्वाद पड़ जाता है देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट नॉट टू हैव इट। ओके, जस्ट किडिंग। द थिंग इज दैट इन यूरोप पीपल कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ मीट बिकॉज वो ठंडे देश हैं इन जनरल, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो टूवर्ड्स द कोल्डर साइड रहता है। तो दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ मीट एंड दीज pepper, cardamom, and all these things not only enhance the taste of meat but also help preserve that meat for a long period of time. तो इन रीजंस की वजह से यूरोप में मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की। हेंस ब्लैक पेपर, कार्डमम और भी तरह के कई मिर्च मसाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, यहाँ से जाते थे। तो माइसोर उस जगह पे था जहाँ पे इसको जोग्राफिकली कंट्रोल किया जाता था। तो ब्रिटिश को पता था कि माइसोर किंगडम है बहुत स्ट्रॉन्ग और माइसोर किंगडम की फ्रेंच के साथ बहुत बनती है। उसका रीज़न ये था कि जो हैदर अली थे और टीपू सुल्तान भी बाद में, ये लोग फ्रेंच के साथ एज अ फ्रेंडशिप रहते थे। सो इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ अनडिक्लेयर्ड अग्रीमेंट बिटवीन माइसोर एंड फ्रेंच कि ये दोनों अपनी अपनी टेरिटरी में एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड हमें पता है कि फ्रेंच जो थे साउथ में, साउथ इंडिया में उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई थी, जैसे कि आज की डेट में भी देर इज पुडुचेरी, माहे, यनम, कराइकल, जो कि सारे फॉर्मर फ्रेंच एनक्लेव्स हैं। तो इन सब जगहों पर फ्रेंच अपना आराम से ट्रेड कर रहे थे, रूल कर रहे थे, एंड दे वर नॉट डिस्टर्बिंग द माइसोर किंगडम एंड रेसिप्रोकल अग्रीमेंट वॉज ऑल्सो देयर। बट एक और भी चीज़ है कि फ्रेंच ने माइसोर किंगडम को मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में भी हेल्प की थी, राइट। तो इनके दो जनरल्स थे, वेंटूरा एंड अलार्ड, जिन्होंने माइसोर किंगडम को मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में हेल्प की थी। तो इनकी आपस में अच्छी बनती थी। तो ब्रिटिश को पता था कि यहाँ से होता है ब्लैक पेपर और कार्डमम का ट्रेड और माइसोर किंगडम एक स्ट्रॉन्ग किंगडम है और इनकी फ्रेंच के साथ अच्छी, एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो इन दोनों का आपस में है। अब आई पहली एंग्लो माइसोर वॉर। इंग्लिश को ये लगा या ब्रिटिश को ये लगा कि हमें अगर मैसूर को हराना है तो आसपास के जो बड़े बड़े एक दो किंगडम्स हैं उनके राजाओं को साथ में मिलाना पड़ेगा। हेंस इंग्लिश ने पहले साइन की ट्रीटी निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ, जो कि इनके बिल्कुल नॉर्थ में था, और फिर मराठास के साथ सबसे पहले ब्रिटिश ने ये ट्रीटी साइन की। इसके बाद अब मैसूर किंगडम के जो पहले बड़े रूलर थे, हैदर अली, इन्होंने ब्रिटिश पे अटैक किया और इन्होंने मराठास को और निज़ाम को साम दाम दंड भेद, प्यार से मान जाओ, रिश्वत दे के मान जाओ, मार खा के मान जाओ, या फिर कूटनीति से मान जाओ। बेसिकली साम दाम दंड भेद का मतलब ये होता है कि अच्छे तरह से, बुरे तरह से, चालाकी से, प्यार से, कैसे भी। सो हैदर अली ने निज़ाम को और मराठास को ब्राइब करके या फिर डिप्लोमेटिक तरीकों से कन्विंस कर लिया कि लेट अस बी यूनाइटेड। तो अब इस वजह से इंग्लिश जो थे वो हार गए। तो उनको एक ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करनी पड़ी 1769 में, यानी कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश की हार हुई थी। फिर अब ब्रिटिश कहाँ रुकने वाले थे? एज आई टोल्ड यू दैट ब्रिटिश, मतलब जैसे वो एक हम मोटिवेशनल सा कोट करते हैं ना, दैट इफ यू वांट टू विन द वॉर यू डू नॉट नीड टू विन एवरी बैटल। वॉर का मतलब होता है
वॉर 5 साल भी चल सकती है, 10 साल भी चल सकती है। बैटल्स जो है वो एक वन टाइम अफेयर होता है। तो ब्रिटिश इस चीज को समझते थे कि हो सकता है हम वॉर भी हार जाएं, जो 2-4 साल चले, लेकिन उसके बाद हम अपना एक रेस्टिंग पीरियड लेंगे, दोबारा स्ट्रैटेजी बनाएंगे, दोबारा तैयारी करेंगे, और कुछ साल बाद फिर अटैक करेंगे, बट अल्टीमेटली वी हैव टू विन। और ये स्ट्रैटेजी उनकी कई जगह पर रिफ्लेक्ट होती है, नॉट ओनली इन एंग्लो मैसूर वॉर। तो कुछ साल बाद वो फिर आए, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। Hyder Ali accused the British of not providing help when he was attacked by Marathas. अब यहां तक आते आते जो सिचुएशन थी वो थोड़ी बदल चुकी थी। अब ब्रिटिश और हैदर अली जो थे वो थोड़ा ठीक ठीक आपस में रह रहे थे। ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बट वो ठीक ठाक आपस में अच्छे से रह रहे थे ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ मद्रास। लेकिन ऐसे में मराठास ने अटैक कर दिया मैसूर किंगडम के ऊपर। एंड इंग्लिश जो थे दे वर अपसेट बाय द टर्न ऑफ इवेंट्स इन अमेरिका। अमेरिका में भी ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो वहां पे उनको रिवर्सेस हो रहे थे, तो वो उससे भी परेशान थे। तो ऐसे में ब्रिटिश ने माहे पोर्ट पे अटैक कर दिया, जो कि एक फ्रेंच सेटलमेंट थी। माहे पोर्ट जो कि एक फ्रेंच सेटलमेंट थी, इसके ऊपर ब्रिटिश ने अटैक कर दिया। लेकिन इट वॉज अ टेरिटरी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मैसूर। सो यू नो मैसूर एंड फ्रेंच हैड connections, they were sympathetic to each other, they were protecting each other। तो अब जहां पे अटैक हुआ इट वॉज डीम्ड टू बी एन अटैक ऑन द मैसूर किंगडम। अब इस वॉर में जो इंग्लिश और मैसूर किंगडम के बीच में हुई, हैदर अली की डेथ हो गई 1782 में, और वॉर जो थी अब टीपू सुल्तान ने संभाली। सो हैदर अली के बाद आए टीपू सुल्तान। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली जो थे उनकी डेथ हो गई एंड टीपू सुल्तान टुक ओवर। फिर दोनों साइड्स ने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन अल्टीमेटली किसी की ऐसे जीत या हार नहीं हुई। इन्होंने सोचा कि बस बंद करते हैं, एंड दे साइन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784। यहाँ पे जो मैंने ये टर्न ऑफ इवेंट्स इन अमेरिका बताया, जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, यहाँ पे हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। 1776 में यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जिसके बाद यूएसए जो कि ब्रिटेन के अंडर आता था, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसके जस्ट बाद भी अगले कई साल तक यूएसए और ब्रिटेन की आपस में लड़ाइयाँ चलती रही, जिसमें यूएस के कुछ जनरल्स थे जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री खुद को मान रहे थे, और ब्रिटिश अभी उन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करने को तैयार नहीं थे। सो देयर द ब्रिटिश वर अपसेट, इसका ये मतलब हुआ। तो यानी कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ आप इसको जोड़ के देखना है। एनीवे, तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो थी, इससे 1784 में ये साइन की गई। लेकिन अभी भी पूरी तरह से तो मैसूर किंगडम उनके अंडर नहीं आया था, पूरी तरह क्या आया ही नहीं था। तो फिर हुई थर्ड एंग्लो मैसूर। अब जो अगले गवर्नर जनरल आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने सोचा कि मैसूर को एक बार फिर अटैक करना है। सो दे अगेन वेंट टू मराठास एंड द निजाम, वही जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी। टीपू सुल्तान ने ट्रेवनकोर पे अटैक किया, किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर पे अटैक किया, जो कि साउथ इंडिया में ही है। इसमें कंपनी ने इंटरवीन किया और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो गई। यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वाज नॉट डेलिबरेटली स्टार्टेड बाय मैसूर किंगडम, इट वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश। टीपू सुल्तान ने जैसे ही ट्रेवनकोर पे अटैक किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसने इंटरवीन कर दिया, और वो लड़ाई ब्रिटिश और मैसूर के बीच की लड़ाई बन गई। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और उन्हें ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम साइन करनी पड़ी। तो ये पहली ऐसी वॉर थी जिसमें मैसूर हारा था और ब्रिटिश जीते थे, बट स्टिल इट वाज नॉट अ डिसाइसिव विक्ट्री। इसलिए उसके बाद अगले गवर्नर जनरल जो आए, लॉर्ड वेलेस्ली, अब इन्होंने सोचा कि अब तो हमें पूरी तरह से मैसूर को हराना पड़ेगा। दीज बैटल्स, दीज वॉर्स हैव बिकम अ रिकरिंग फिनोमिनन। तो उन्होंने मैसूर को पहले तो फोर्स किया कि हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करो। सब्सिडरी अलायंस जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिश हैं वो स्टेट्स को बोलते थे कि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करो, हमारी आर्मी आपके यहाँ स्टेशन रहेगी, जिसको आपको टेक केयर करनी पड़ेगी, आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा। बदले में वो आर्मी आपके लिए लड़ेगी। कभी भी आपको कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट या कुछ भी ऐसा होता है, दिस आर्मी विल फाइट फॉर यू। आपको अपने स्टैंडिंग आर्मी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट अलाउड ही नहीं है। तो एक तरह से
प्रिंसली स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उन्हें एक बनी बनाई आर्मी मिल गई जो उन्हें मेंटेन करनी है। लेकिन अगर अब इसका डीपर मीनिंग देखें तो वो ये होगा कि अब वो किंगडम कभी भी ब्रिटिश पे अटैक नहीं कर पाएगा, कभी भी ब्रिटिश को अपोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसकी वो आर्मी है उसी पे अटैक करने के लिए अगर आप उन्हें बोलोगे, ऑफ कोर्स दे विल नॉट कंप्लाई, इंस्टेड दे मे टर्न ऑन यू। तो ये बात राजाओं को बहुत देर बाद समझ में आई कि हमने तो अपनी सॉवरेनिटी ही प्लेज कर दी, बदले में हमें फ्री में आर्मी मिल रही है। और फ्री में भी क्यों होती थी? द किंगडम्स हैड टू टेक केयर ऑफ दैट आर्मी, सारा उनका खाना पीना रहना पूरी मेंटेनेंस, सो इट वाज अ कॉस्टली अफेयर। तो यही लॉर्ड वेल्सली ने कहा कि माइसोर को कि हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो, लेकिन टीपू सुल्तान ने मना कर दिया और अपनी फ्रेंच के साथ जो बातचीत थी वो बढ़ा दी कि हमें ब्रिटिश के साथ नहीं जाना, हम तो फ्रेंच के साथ ही हैं, शुरू से हमारा अच्छा चल रहा है। और टीपू सुल्तान को इस बात का पूरा पूरा आइडिया था कि अब क्योंकि हमने ये चीज़ मना की है तो हमें दोबारा एक और वॉर लड़नी पड़ सकती है, बट दिस टाइम वी नीड फ्रेंच बाय आवर साइड। तो टीपू ने अपनी फ्रेंच इंक्लिनेशन शो करनी शुरू कर दी, जैसे हमारे पास प्रूफ्स हैं कि उन्होंने जैकबिन क्लब ज्वाइन किया था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बना था, एंड ऑल्सो प्लांटेड अ ट्रीटी ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगापटम। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे प्रिंसिपल्स निकले थे। 1789 में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने यहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया सेरिंगापटम में। अब इस सब सिनारियों में और टीपू सुल्तान के सब्सिडरी अलायंस ना ज्वाइन करने का बहाना लेकर इंग्लिश ने अगेन वॉर डिक्लेयर कर दी मैसूर, राइट। तो इस वॉर में भी फाइनली द ब्रिटिश वर डिक्लेयर्ड एज द विनर और मैसूर जो था वो उन्होंने अपने अंदर ले लिया। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंड। उसके बाद अगला मेजर किंगडम जो था दैट वाज मराठा। सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की बात करते हैं। मराठा रूलर थे नारायण राव, जो रघुनाथ राव थे नारायण राव के अंकल, चाचा ताया टाइप। तो रघुनाथ राव ने एक कॉन्स्पिरेसी की एंड दिस वाज द स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडाई डिप्लॉयड बाय द ब्रिटिश इन सो मेनी किंगडम्स, कि उस किंगडम में से जो नेक्स्ट इन लाइन है या जो भी कोई ऐसा मंत्री है या कोई ऐसा भी कोई भी डिसिडेंट है जो राजा बनना चाहता है उसको हेल्प करो, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, तो उसको हेल्प करो कि हम फाइट करेंगे और तुम अंदर से हमें कोई इंफॉर्मेशन दो या उनके अगेंस्ट लड़ो, और जैसे ही हम जीत जाएंगे हम तुम्हें अगला राजा बना देंगे। सो सिमिलर थिंग हैपेंड इन एंग्लो मराठा वॉर एज वेल। जो नारायण राव थे ये पेशवा थे, लेकिन रघुनाथ राव जो उनके अंकल थे उन्होंने कहा कि भाई नारायण राव को मरवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बदले में तुम मुझे पेशवा बना देना, राइट। तो रघुनाथ राव अपील टू द ब्रिटिश एंड साइंड अ ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775। इसकी वजह से मराठा चीफ्स और ब्रिटिश में फिर से लड़ाई हुई और ट्रीटी ऑफ सालबाई से फाइनली पीस जो था वो एस्टैब्लिश हो पाए। ट्रीटी ऑफ सालबाई से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुई थी। अब रघुनाथ राव जो था, तो सी द सेम रघुनाथ राव जिसने कॉन्स्पिरेसी हैच की थी, तो एक बार तो वो पेशवा बन गया या पेशवा बन गया था, लेकिन उसके बाद जब वॉर खत्म हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई, तो ब्रिटिश ने उसको बोला कि लो तुम्हारी पेंशन लगा दी गई और माधव नारायण राव को उन्होंने बना दिया पेशवा, राइट। बट मराठाज विल नॉट अलाउ द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश देयर पोस्ट्स इन द मराठा टेरिटरी, ये बात उनको क्लियर थी, बट दे वर ओके विद इट एज लॉन्ग एज द मेन पेशवा रूलर वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश हैं वो एक तरह से किंग मेकर का काम कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं कौन क्या बनेगा। इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ पपेट रूल। फिर आई सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। नाना फडणवीस की डेथ के बाद लॉर्ड वेल्सली का रूल पहले ही चल रहा था, ही वॉज द गवर्नर जनरल, और ये वही लॉर्ड वेल्सली हैं जो सब्सिडरी अलायंस लेके आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर वेल्सली ट्राइड टू कन्विंस पेशवा बाजीराव टू, अब ये वहां पे वैसा ही कुछ हो रहा है जो कि टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। अब पेशवा बाजीराव टू को इन्होंने बोला कि भाई तुम हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो, और बाजीराव टू पे अटैक किया जसवंत राव होलकर ने, जिसकी वजह से उसने इंग्लिश के साथ ट्रीटी साइन कर ली कि भाई हमें
प्रोटेक्ट करो, विच वॉज इन अ वे द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस ओनली। तो बाजीराव पे अगर जसवंत राव होलकर ने अटैक नहीं किया होता तो शायद उन्होंने इंग्लिश के साथ ट्रीटी साइन नहीं करनी थी, बट ही साइंड। इस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ बसीन। अब इस ट्रीटी की मेन मेन शर्तें क्या थी? अब पेशवा के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ब्रिटिश ने कि तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। बेसिकली इट वाज, ये कहने को ट्रीटी ऑफ बसीन लग रही है हमें, इट वाज एक्चुअली सब्सिडरी अलायंस साइंड बाय द ब्रिटिश विद द पेशवा। तो पेशवा could not enter into any other treaty or declare war without first consulting the company। यानी कि बिना कंपनी से पूछे किसी के साथ लड़ नहीं सकते, कोई ट्रीटी नहीं कर सकते। ब्रिटिश फोर्स ऑफ अराउंड 6,000 ट्रूप्स टू बी परमानेंटली स्टेशन विद द पेशवा विच वॉज सब्सिडरी अलायंस, एंड पेशवा मस्ट एक्सक्लूड ऑल यूरोपियंस फ्रॉम हिज सर्विस। स्पेशली यहाँ पे जो इशारा है वो फ्रेंच के ऊपर भी है और बाकी कोई और यूरोपियन पावर भी है, चाहे वो डच की इन्फ्लुएंस है, चाहे वो पोर्टुगीज की इन्फ्लुएंस है, ताकि इंग्लिश ये इंश्योर कर सकें कि ये जो वेस्टर्न पोर्ट सिटीज हैं जैसे बॉम्बे और ये पूरा एरिया हो गया, यहाँ पे हमारी सुप्रीमेसी रहे। तो ये थी ट्रीटी ऑफ बसेन विच वॉज अनदर नेम फॉर सब्सिडरी अलायंस ऑफ इंग्लिश विद द मराठास। इसके बाद भोंसले ने ब्रिटिश को चैलेंज किया, ऑफ कोर्स उसे हरा दिया गया और ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन की गई 1803 में। दिस वाज अ वेरी सिंपल बैटल, इट वाज नॉट इवन अ वॉर। उसके बाद एक एक करके जैसे भोंसले के साथ हो गया, देन सिंधियास, इनको ट्रीटी ऑफ सुरजी एंड जानगांव साइन करने के लिए फोर्स किया गया। 1803 में ये ट्रीटी साइन की गई। होलकर के साथ अलग से ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट जो है वो साइन की गई। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर ये सभी के सभी इकट्ठे होते जैसे कि पहले थे अंडर द पेशवा, जब तक शिवाजी थे उन्होंने कंसोलिडेशन की, अगर ये इकट्ठे रहते देन द चांसेस ऑफ ब्रिटिश कॉन्करिंग देम वाज वेरी वेरी लो। लेकिन यहाँ पे सब लोग अलग अलग थे, इनमें डिविजन्स थी, होलकर, सिंधियास, भोंसलेस, पेशवा, एवरीवन वाज लाइक सेपरेट, देयर वाज नो यूनिटी अमंग देम। अगर होती तो शायद मराठा एक बहुत बड़ी फोर्स होती, बट दैट वाज नॉट द केस। तो ब्रिटिश ने एक एक करके सबको एनेक्स किया, सबके साथ ट्रीटी साइन की एंड सबजुगेटेड ऑल ऑफ देम। फिर हुई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के टाइम पे ब्रिटिश ने पिंडारीज पे अटैक किया। पिंडारीज वो लोग होते थे जो मराठास को असिस्ट करते थे। तो जब ब्रिटिश ने पिंडारीज पे अटैक किया तो इसे मराठास ने एक प्रोवोकेशन की तरह लिया कि हम पर अटैक हुआ है ये। तो 1817 में मराठास ने फाइनल एक कोशिश की बट हार गए, दे वर डिसाइसिवली डिफीटेड। तो ये एक आखिरी कोशिश थी, लेकिन तब तक सारा डैमेज हो चुका था, उनमें इतनी डिविजन्स थी, सबको अलग अलग ब्रिटिश हरा चुके थे, सबके साथ अलग अलग ट्रीटी साइन कर चुके थे। सो देयर वाज नो टाइम नाउ टू टू डू एनी सच थिंग कि हम ब्रिटिश को हरा देंगे। एंड ऑलरेडी बाय 1800 ब्रिटिश हैड बिकम सो पावरफुल एंड सो इन्फ्लुएंशियल कि अब उनको हरा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। एंड देन द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो अब तक हमने जैसे एंग्लो मराठा वॉर में देखा, एंग्लो माइसोर वॉर में देखा, अब सब्सिडरी अलायंस अभी तक तो इन दोनों के साथ ही साइन हुई है, लेकिन अब इसे उन्होंने एज अ पॉलिसी मेजर बना दिया। तो इसमें होता क्या था, कोई भी इंडियन रूलर जो ये ट्रीटी ब्रिटिश के साथ साइन करता था उसे ब्रिटिश फोर्सेस अपनी टेरिटरी में रखनी होती थी और उनकी ट्रूप्स की मेंटेनेंस पे करनी होती थी, जैसा मैंने आपको बताया। द रूलर, बहुत ध्यान से सुनेंगे, द रूलर वुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियंस अदर देन द ब्रिटिश, किसी भी कैपेसिटी में। इट इज नॉट ओनली इन द आर्मी, इट इज इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरऑल एनी एम्प्लॉय ऑफ दैट एम्पायर विल नॉट बी अ नॉन ब्रिटिश। राइट, मतलब ऑफ कोर्स इंडियंस हो सकते हैं, बट अगर वो यूरोपियन है तो वो ब्रिटिश ही होना चाहिए। दैट वाज द आइडिया। And nor would he even declare war against any power without the permission of the British. So this was loss of sovereignty by the Indian rulers.
बहुत स्ट्राइकिंग ये एक पॉलिसी थी। हम जब भी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को इंडिया में पढ़ते हैं तो हम इस तरह से पढ़ते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद देयर पॉलिसीज लाइक सब्सिडरी अलायंस, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो हम इस तरह से प्रोसीड करते हैं। सो द रोल दैट सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी हैड ऑन दी subjugation of Indian rulers and on the expansion of British Empire was really really important. तो सब्सिडरी अलायंस बहुत सिग्निफिकेंट ट्रीटी है, लॉर्ड वेल्सली के टाइम पे ये आई थी। अब कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स थी जो इस ट्रीटी जिन्होंने साइन की? हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठास, भोंसले, सिंधिया, सब ने साइन की थी। तो वो सारी ट्रीटीज के जो हमने नाम किए हैं देवर बेसिकली द ट्रीटीज ऑफ सब्सिडरी अलायंस। कोई प्यार से मान गया, कोई बैटल लड़के माना, लाइक इन केस ऑफ मैसूर, इन केस ऑफ मराठास एंड पेशवास, ये लड़ झगड़ के माने, बट बाकी कुछ केसेस में ये आराम से भी हो गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कम्स सम अदर टेरिटरीज जैसे कि सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान। इन तीनों को इकट्ठे ट्रीट करने का लॉजिक ये है कि देयर वाज अ ट्रीटी कॉल्ड द ट्राईपार्टाइट ट्रीटी और द ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट। लेकिन उससे पहले एक दो और ट्रीटीज जो साइन हुई, सिंध के साथ अलग ट्रीटी साइन हुई, पंजाब के साथ अलग हुई, फिर एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी हुई। तो एक बार देखते हैं ये पूरा एरिया जो कि इंडिया का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। आज की डेट में इसमें से इंडिया में बहुत कम हिस्सा बचा है। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें, ओनली द ईस्टर्न पंजाब इज देयर। वेस्टर्न पंजाब जो कि ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान में चला गया है। सिंध जो है दैट ऑल्सो इज इन पाकिस्तान, एंड अफगानिस्तान इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट कंट्री। तो अब इस पूरे एरिया की हम बात करते हैं। सबसे पहले सिंध की बात करें अगर हम, आज आज की डेट में सिंध जो है ये पाकिस्तान में एक प्रोविंस है। तो ब्रिटिश और सिंध के बीच में ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उस टाइम लॉर्ड मिंटो वन। इनके टाइम में 1809 में ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप। तो ये कोई बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ के होने वाली ट्रीटी नहीं थी, रिलेटिवली पीसफुल ये ट्रीटी साइन हो गई थी, ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड द सिंध एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी 1809 में हुई थी, महाराजा रंजीत सिंह के बीच में और ब्रिटिश के बीच में। इसमें ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी अपनी बाउंड्री डिफाइन कर दी थी। बेसिकली द ब्रिटिश स्टेट साउथ ऑफ सतलुज, जैसे आप इस मैप में देख पा रहे हैं, रिवर सतलुज के साउथ में ब्रिटिश रहेंगे, दैट वाज डिसाइडेड। और इसके पूरा का पूरा जो नॉर्थ वाला पार्ट है, दिस इज टू बी हैंडल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह विद लाहौर एज हिज कैपिटल। दिस मच वाज डिसाइडेड। तो ये थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, क्योंकि जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक इनका एरिया जो था वो प्रॉपरली डिफाइंड था। लेकिन ऑफ कोर्स आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह अगेन दे स्टार्टेड वॉर्स एंड ऑल दैट, वी विल डिस्कस दैट। थर्ड वाज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो दोस्त मोहम्मद रूलर था, ही वॉज नॉट विलिंग टू कंसीड इवन एन इंच। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रूलर था। लेकिन शाह शुजा जो था, he was willing to be amicable, he was willing to be friendly to British as well as to the Sikhs। तो ये एक तरह से इन तीनों में एक ट्रीटी हुई जिसे हम कहते हैं द ट्राईपार्टाइट ट्रीटी। सो इट वाज अ ट्रीटी बिटवीन शाह शुजा, it was a treaty between Shah Shuja, second we have Maharaja Ranjit Singh, and third we have the British, और यहाँ पे इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे दैट वाज लॉर्ड ऑकलैंड। तो ब्रिटिश, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच में जो ट्रीटी हुई इसे हम कहते हैं ट्राईपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838। इसमें शाह शुजा जो है उसे थ्रोन पे रीइंस्टेट कर दिया गया कि अफगान का रूलर अब तुम हो, दोस्त मोहम्मद को हटा के ही वॉज टू बी मेड द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। और वो महाराजा रंजीत सिंह को इंडस नदी के राइट बैंक वाला जो टेरिटरी है वो दे देगा, राइट। तो उन दोनों में आपस में पीस हो गया। और वो कोई भी पॉलिसीज जब बनाएगा, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो ब्रिटिश और थोड़ा बहुत सिख किंगडम से कंसल्ट करके ही उसको बनाएगा, उनकी मर्जी से ही बनाएगा। तो तीनों पार्टीज इससे खुश थी। शाह शुजा गॉट टू बिकम द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, महाराजा रंजीत सिंह गॉट सम से
इन द रूल ऑफ अफगानिस्तान एंड गॉट सम टेरिटरी, और ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक तरह से कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया अफगानिस्तान वाले एरिया में. सो दिस वाज सॉर्ट ऑफ व्हाट वी कॉल अ ट्राईपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838. लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि दोस्त मोहम्मद को हटाने के बाद, दोस्त मोहम्मद वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, इसे हटाने के बाद जब शाह शुजा अपॉइंट हुआ, तो शाह शुजा की अपॉइंटमेंट में ब्रिटिश का भी हाथ था बिकॉज ऑफ द ट्राईपार्टाइट ट्रीटी. अब अफगानिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, सैकड़ों सालों से ऐसा चला आ रहा है और आज भी ऐसा ही है. हम लोग 2023, 24, 25 इस वक्त में चल रहे हैं. आज भी ऐसा ही है कि अफगानिस्तान के रोल किसी भी अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते. चाहे वहाँ पे अमेरिका ने इतने साल वॉर ऑन टेरर कर ली, चाहे उससे पहले भी कई कोशिशें हुई हैं, बट अफगान पीपल हैव नेवर फेल्ट गुड अबाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. तो अब शाह शुजा को जब अपॉइंट किया गया तो लोगों ने ये समझा कि ये तो ब्रिटिश का पपेट है, ब्रिटिश ने इसको अपॉइंट किया है, जो कि कुछ हद तक सही भी था. तो जैसे ही शाह शुजा एम्परर बना, लोगों ने उसे अपोज करना शुरू कर दिया. ऐसे में दोस्त मोहम्मद का जो बेटा था, अब दोस्त मोहम्मद को भी तो मरवाया गया था, तो दोस्त मोहम्मद का जो बेटा था उसने उन सारे अनरेस्ट को लीड किया और उसने शाह शुजा को मरवा दिया. दिस लेड टू द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर. तो द ब्रिटिश फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर उससे अगले ही साल शुरू हो गई थी. द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड शाह शुजा एज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, बट ही वॉज नॉट पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. क्यों नहीं था पॉपुलर? क्योंकि लोगों को लगता था कि इसे ब्रिटिश ने अपॉइंट किया है, तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये पपेट रूलर है. तो अब अकबर खान जो कि दोस्त मोहम्मद का बेटा था, उसने एक जो रिबेलियन था वो लीड किया, जिसमें शाह शुजा को मार दिया गया. तो अब एक तरह से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो रिवोल्ट उठ गया था. ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉसेस हुए अफगान बैटल में. उसका कारण ये था कि यहाँ पे कबीलाई लोग होते थे जिनका लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता था. जैसे हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग गुरिल्ला वॉरफेयर जानते थे, जंगलों में छुप के वार करना जानते थे, एम्बुश टेक्निक जानते थे. इसी तरह से जो सिंध और अफगानिस्तान के लोग थे, दे हैड डिफरेंट टाइप ऑफ वॉरफेयर. कबीलों के लोग अलग तरीकों से लड़ते थे. तो ब्रिटिश को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे फर्स्ट अफगान वॉर जो थी वो ख़त्म कर दी गई और सिंध को एनेक्स किया गया 1843 में. एंड द पर्सन टू डू दैट वाज चार्ल्स नेपियर, जिसे फिर सिंध का पहला गवर्नर बनाया गया. उसके बाद आती हैं एंग्लो सिख वॉर्स. अब जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत सतलुज वॉज द डिवीजन लाइन, लाहौर वॉज द कैपिटल, सब कुछ अच्छा चल रहा था. लेकिन महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है दैट ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द सिख एम्पायर. जैसे हम कहते हैं कि गुरु पीरियड, सिख गुरुज का पीरियड, उसके बाद बंदा सिंह बहादुर, उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह. महाराजा रंजीत सिंह के बाद इतना स्ट्रांग रूलर सिख्स में कोई नहीं हुआ जो पूरी की पूरी सिख कन्फेडरेशन को यूनाइट करके बचा के रख सके. सो द मोमेंट महाराजा रंजीत सिंह डाइड, ब्रिटिश स्टार्टेड अटैकिंग द सिख्स. तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई 1839 में. और पंजाब जो था, इसमें कोई भी क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन नहीं थी. जो उनके आगे बेटे थे वो बहुत छोटी उम्र के थे, तो क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन मिसिंग था. एनार्की आ गई. अब ब्रिटिश ने धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दी पंजाब के बॉर्डर्स पे, कि अगली टेरिटरी जो हमने ऑक्यूपाई करनी है वो ये होगी. अफगान हो गया, मैसूर, मराठास, दिस सिंध, सबके साथ ट्रीटी साइन हो गई. नाउ वाज द टर्न ऑफ पंजाब. तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो प्रेजेंस थी वो बढ़ानी शुरू कर दी. बहुत सारी इनकंक्लूसिव बैटल्स लड़ी गई जिसमें ब्रिटिश जो थे वो सिख्स के ऊपर जीत हासिल करते रहे. फाइनली ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई 1846 में. तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद 7 साल बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई. उनकी जो लाइन ऑफ सक्सेशन थी महाराजा रंजीत सिंह की, महाराजा रंजीत सिंह के बाद बने खड़क सिंह, देन नौनिहाल सिंह, देन शेर सिंह एंड देन दलीप सिंह एज द नेक्स्ट रूलर्स ऑफ द सिख किंगडम. दलीप सिंह को लास्ट लेजिटिमेट रूलर माना जाता है सिख किंगडम का, और इनको फाइनली ब्रिटिश ने हरा दिया था और इनको
बाहर भेज दिया गया था ऑन पेंशन। सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, तो इसमें अलग अलग बैटल्स लड़ी गई। सबसे पहले बैटल ऑफ मुदकी, इनको सबको आपको इतना एग्जैक्टली जो है वो क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉर्ड हार्डिंग जब गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पे 5 बैटल्स हुई। बैटल ऑफ मुदकी, बैटल ऑफ फिरोज शहर, बैटल ऑफ बद्दोवाल, बैटल ऑफ अलीवाल, बैटल ऑफ सबराउन, 5 बैटल्स थी जो यहाँ पे लड़ी गई। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो साइन की गई थी 1846 में, उसमें पहले तो सतलुज से नॉर्थ की तरफ पूरा का पूरा रंजीत सिंह का रूल था, लेकिन इसमें ब्यास और सतलुज के बीच वाला एरिया ब्रिटिश ने अनेक्स कर लिया। यानी कि ब्रिटिश जो थे वो साउथ की तरफ से सतलुज से ब्यास वाला एरिया जो है दोआबा वाला, दैट ऑल्सो दे ऑक्यूपाइड। और महाराजा दलीप सिंह को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई ही इज द सॉवरेन ऑफ लाहौर। हम लाहौर का नाम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं बिकॉज एट दैट टाइम इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तानी पंजाब वॉज द कॉमन पंजाब, और उनकी जो कैपिटल थी महाराजा रंजीत सिंह की, दैट वाज लाहौर। अब ट्रीटी ऑफ भैरोवाल साइन की गई, जिसमें काउंसिल ऑफ रीजेंसी को फॉर्म किया गया, 8 सरदार थे इसमें, और सर हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट अपॉइंट किया गया। नाउ हु वाज अ रेजिडेंट? ही वॉज अ परमानेंट ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश, जिसे किसी राजा के दरबार में लगाया जाता था, और वो एक एक चीज वहां की नोटिस करता था, उसका रिकॉर्ड रखता था और उसे ब्रिटिश के साथ शेयर करता था। सो दिस वॉज लाइक सब्सिडरी अलायंस, कि हमारा एक ब्रिटिश का एक ऑफिसर हमेशा एक दरबार में बैठा रहेगा एंड ही विल इन्फॉर्म द ब्रिटिश अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंस देयर। उसके बाद हुई सेकेंड एंग्लो सिख वॉर्स। इसमें लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड डलहौजी तो जब तक आए तब तक तो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्टेड। उसके बाद तो ब्रिटिश ने ये सोच ही लिया था कि जितने भी किंगडम्स अब बचे हैं, जिनको हम लड़के भी नहीं जीत पाए, या जिनको हमने सब्सिडरी अलायंस में भी जो नहीं आए, अब उन किंगडम्स को लैप्स करना शुरू कर दो। लैप्स का मतलब क्या होता था कि अगर कोई किंगडम है और उसमें कोई नेचुरल बॉर्न हेयर टू द थ्रोन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा और वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन जाएगा। यानी कि इसमें अडॉप्टेड चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड, लाइक नाना साहेब वॉज अडॉप्टेड चाइल्ड बट ही वॉज नॉट अलाउड। सिमिलरली रानी ऑफ झांसी, शी गेव बर्थ टू अ बॉय, लेकिन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में कुछ ही दिनों बाद उनकी डेथ हो गई उस बच्चे की। दैट मीन्स देयर वॉज नो लीगल हेयर टू द थ्रोन ऑफ झांसी, तो इसलिए ब्रिटिश ने वहां अटैक किया, झांसी को एनेक्स किया। सो दे हैड reached that stage, the British, that they wanted to get the empires by hook or by crook। यहाँ पे भी हम साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में अब ब्रिटिश ने सोचा कि अब तो हमें पूरा पंजाब जो है वो अपने अंदर लेके आना है। सो रामनगर, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलियांवाला, बैटल ऑफ मुल्तान, बैटल ऑफ गुजरात, बहुत अलग अलग बैटल्स हुई विच टुगेदर बिकेम द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। फाइनली द सिख्स लॉस्ट इन 1849, और 1849 में द सिख किंगडम वॉज annexed by the British. Exactly 10 years after the death of Ranjit Singh, the Sikh kingdom was merged into the British Empire. और लास्ट जो इसके किंग थे दैट वाज दलीप सिंह, जिन्हें फिर पेंशन पर भेज दिया गया। उसके बाद अब छोटे मोटे एक दो किंगडम जैसे नेपाल, भूटान वगैरह। तो नेपाल हमें पता ही है, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो एंग्लो नेपालीज वॉर लड़ी गई थी 1814 से 1816 तक। ब्रिटिश ने गोरखपुर पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, जो कि करंट डे उत्तर प्रदेश में आता है, बिल्कुल उसका नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है। द ब्रिटिश एम्पायर बिगेन शेयरिंग बाउंड्रीज विद नेपाल। जैसे जैसे एक्सपैंड करेंगे वो नेपाल के बॉर्डर के पास पहुंचे, तो नेपाल ने सोचा कि हम भी लड़ेंगे, बट नेपालीज फोर्सेस वर नोवेयर इवन क्लोज टू द ब्रिटिश सुप्रीमेसी। तो नेपाल ने सोचा कि भाई हमसे नहीं लड़ा जाएगा, एंड उन्होंने हथियार डाल दिए। 1816 में ट्रीटी साइन हुई, द ट्रीटी ऑफ सुगौली और द सुगौली ट्रीटी, जिसमें नेपाल जो था, ब्रिटिश ने कहा कि भाई तुम हमारे साथ पंगा मत लो, एंड यू स्टे वेयर यू आर, वी विल स्टे वेयर वी आर, बट वी विल नॉट अटैक ईच अदर। और यहाँ तक का सारा एरिया हमारा है विच इज द सदर्न लाइन ऑफ नेपाल। उसके बाद ऐसा ही बर्मा के साथ हुआ, एंग्लो बर्मीज वॉर। बर्मा यानी कि जो मॉडर्न डे
म्यांमार है, टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, इसमें बर्मा को बहुत आसानी से ब्रिटिश ने हरा दिया और ट्रीटी ऑफ यानदबू साइन की 1826 में, ट्रीटी ऑफ यानदबू। तो आप याद रखेंगे, एंग्लो बर्मीज वॉर में ट्रीटी ऑफ यानदबू और एंग्लो नेपालीज वॉर में ट्रीटी ऑफ सगौली। आज भी हम ट्रीटी ऑफ सगौली की एग्जाम्पल देते हैं जब हम इंडिया और नेपाल के किसी बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं। जैसे पिछले कुछ 1-2 साल में इंडिया और नेपाल में कुछ एरियाज को लेकर छोटे मोटे झगड़े हुए हैं, जैसे कि काली रिवर या लिम्पियाधुरा या फिर लिपू लेक। तो ये कुछ इस तरह के एरियाज हैं जो नेचुरल बाउंड्री के बेस पे डिसाइड कर दिए थे ब्रिटिश ने इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इनमें से कुछ डिस्प्यूट्स का जो ओरिजिन है वो ट्रीटी ऑफ सगौली है। तो हमारे लिए आज भी रेलिवेंट बने हुए हैं, क्योंकि उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अगर काली रिवर को बाउंड्री डिक्लेयर कर दिया गया तो नदी एक ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा एक ही जगह पे बहती रहेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पानी का फ्लो थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट होता है, कभी वो नदी सीजनल होती है, कभी उसमें बहुत कम पानी, कभी बहुत ज़्यादा पानी होता है। ज़्यादा पानी होगा तो वो किनारों को तोड़ के निकल सकती है, वो अपना कोर्स बदल सकती है। और अगर कोर्स बदलेगी, अगर वो मियंडरिंग करेगी, तो अगर आपने नदी को बाउंड्री मान रखा है, देन द नदी चेंजेस इट्स कोर्स एंड योर बाउंड्री ऑल्सो चेंजेस। अब जिसकी बाउंड्री बढ़ गई है वो अब भी यही मानेगा कि नदी ही क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि देखो ट्रीटी में लिखा हुआ है। लेकिन जिसकी टेरिटरी कम हो जाएगी, जिसकी तरफ को नदी मूव कर जाएगी, वो उस ट्रीटी को मानने से मना कर देगा कि देखो उस वक्त तो नदी वहां बहती थी, तो ट्रीटी के अकॉर्डिंग उस वक्त वाला जो नदी का कोर्स था वो हमें देखना है। सो दीज आर द काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स दैट आर देयर। दैट मीन्स ब्रिटिश ने उस वक्त इतना दिमाग या इतनी इंटेंशन नहीं लगाई कि वो साइंटिफिक तरीके से जो बाउंड्रीज हैं वो डिसाइड करते, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड यूज करते। नो, दे इंस्टेड चोज नेचुरल बैरियर्स विच वर एमेनेबल टू चेंज। अगर वो कोई माउंटेन बाउंड्री या कोई कोई माउंटेन यू कैन से रेंज चूज कर देते या कुछ भी ऐसा कर देते तो भी ठीक होता, बट दे चोज नेचुरल बाउंड्रीज लाइक रिवर्स विच आर एमेनेबल टू चेंज। फाइनली द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो लॉर्ड डलहौजी ने अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से एक तरह से जितने भी बाकी बची खुची प्रिंसली स्टेट्स थी उनको गिलोटीन करने का काम किया। दिस इज अ वर्ड आई विल यूज हियर। गिलोटीन के बारे में वैसे हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। गिलोटीन एक वो मशीन होती है, जैसे आप लोगों ने कई कार्टून्स में भी देखी होगी, कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा फट्टा लगा होता है और उसमें एक गर्दन रखने की जगह होती है लाइक दिस। तो उसमें जिसकी भी गर्दन काटनी होती है, जिसका सर कलम करना होता है, उसकी गर्दन उसके बीच में रखते हैं और ऊपर से बहुत जोर से एक ब्लेड आकर गिरता है जो कि बहुत भारी होता है और गर्दन जो है वो धड़ से अलग हो जाती है। दैट इज नोन एज गिलोटीन। तो गिलोटीन का मतलब होता है, और इसे हम इंडियन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, गिलोटीन मोशन होता है कि जब बहुत सारी डिमांड्स की गई हाउस में, लेटर से कोई बिल पास कराना है, कोई बजट पास होना है, बहुत सारी डिमांड्स हैं कि इस हेड के लिए इतने पैसे सैंक्शन कर दो, इस हेड के लिए इतने कर दो। अब एक तो तरीका ये है कि एक एक करके सब पे अप्रूवल ली जाए, हाउस की वॉइस वोट कराई जाए या फिर डिवीजन वोट कराई जाए। लेकिन अगर सभी पे डिस्कशन हो चुकी है और सबको एक बार में एक झटके में क्लियर कराना है कि एक बार में वोट की और सारे का सारा बिल पास हो गया, तो उसे कहते हैं गिलोटीन मोशन। तो गिलोटिन मोशन यानी एक झटके में सब खत्म। पहले एग्जाम्पल में गर्दन, इस एग्जाम्पल में सारी डिमांड्स एक बार में पास। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को मैं गिलोटिन इसीलिए कह रहा हूं कि अब तक ब्रिटिश ने बहुत अलग अलग टेक्निक्स डिप्लॉय की, सब्सिडरी अलायंस, फिर अलग अलग वॉर्स लड़ी इतने किंगडम्स के साथ, अलग अलग ट्रीटीज साइन की। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से उन्होंने ये कोशिश की कि बस अब जितना कुछ बचा है वो सब कुछ भी लैप्स हो जाए ब्रिटिश किंगडम में, कुछ भी बचे ना। So that is why I'm calling this guillotine. और and after this जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो बिल्कुल इसके बाद हुआ, एंड इट वाज लाइक द कल्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशनिज्म, कि इतनी हद कर दी थी ब्रिटिश ने दैट द पीपल हैड टू राइज, एंड दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। और तब तक ब्रिटिश ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाई कर चुके थे। जो बीच में छोटे छोटे पार्ट्स रहते थे वो भी ब्रिटिश के सिंपैथेटिक ही थे। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हु वर विलिंग टू
who were willing to continue their rule under the subjugation of the British. तो तब तक उनका वो काम हो चुका था और इसीलिए 1857 के बाद फिर कंपनी से रूल ले लिया गया और सीधा ब्रिटिश क्राउन ने उसे अपने अंदर ले लिया. सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी कि अगर लेजिटिमेट हेयर टू द थ्रोन नहीं होगा तो वो किंगडम ब्रिटिश के अंदर सब्ज्यूम हो जाएगा. तो इसके लिए लॉर्ड डलहौजी ने इंडियन स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा. पहली कैटेगरी वो थी इन हुज फॉर्मेशन कंपनी हैड प्लेड अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल, कि जिनको बनाने में कंपनी ने कोई ना कोई रोल प्ले किया था, क्योंकि अब 1850s तक आते आते कंपनी को भी इंडिया में रूल करते हुए 100 साल से ऊपर हो चुके थे. तो अगर तो वो स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के ही रूल से, कंपनी के ही इन्फ्लुएंस से बनी हो, वो पहली कैटेगरी थी. द रूलर्स ऑफ सच स्टेट वर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम अडॉप्टिंग एनी हेयर टू द थ्रोन, क्योंकि वो तो बने ही उनकी मर्जी से थे तो उनको रोक दिया गया. सेकेंड कैटेगरी वो थी जो कि कंपनी की सब्सिडरी थी एंड दे वर रिक्वायर्ड टू टेक इट्स परमिशन बिफोर अपॉइंटिंग एनी अडॉप्टेड सन एज द लीगल, कि ये बने कंपनी की वजह से नहीं थे लेकिन कंपनी के सब्सिडरी थे और इनको बोल दिया गया कि आपने अगर कोई अडॉप्टेड सन को अपना लीगल हेयर बनाना है, अगला अपना उत्तराधिकारी बनाना है, तो कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि ऑफ कोर्स कंपनी नहीं देगी. एंड द थर्ड कैटेगरी वाज द प्रिंसली स्टेट्स हु वर फ्री टू अलाउ एनी हेयर टू द थ्रोन. अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बहुत सारी बैटल्स लड़ी गई, जिसमें बैटल ऑफ झांसी सबसे फेमस है रानी लक्ष्मीबाई की वजह से. तो रानी लक्ष्मीबाई भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एंटी ब्रिटिश थी और इनको जब एक बेटा हुआ तो वो कुछ ही दिन के अंदर अंदर, मतलब ऐसा कंस्पिरेसी थ्योरीज का कहना है कि कुछ ही दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसे जहर दे दिया गया था. किसी तरीके से ब्रिटिश ने उस बच्चे को जहर दिलवा दिया था ताकि लेजिटिमेट हेयर टू द थ्रोन ना रहे, और झांसी को भी अनेक्स कर लिया गया था. सो ऑल दीज वर द स्टेट्स दैट वर अनेक्स्ड. सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, जैतपुर, जबलपुर, right? So all these states were then lapsed into the British rule. तो 1854-55 तक आते आते this is what had happened. And finally 1856 में अवध को भी एनेक्स कर लिया गया, and that was a culmination of the British conquest. उसके बाद फिर आता है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857. लेकिन उससे पहले हम कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि हम ब्रिटिश की रूल को पूरे अच्छी तरह से समझ पाए. दैट वॉज ऑल फॉर दिस सेशन. इसे आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी डिस्कस अ फ्यू MCQs you are able to answer them. Thank you and take care.